देखिए, जो शेयर मार्केट है, सेंसेक्स, आईपीओ, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेंसेक्स आज 100 पॉइंट ऊपर चला गया, निफ्टी नीचे आ गया, तो इनका मतलब क्या होता है। इस वीडियो में इन सारी चीजों को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि जिसने आज तक इनका नाम भी पहली बार सुना होगा उनको भी ये सारी चीजें समझ में आ जाए और ऑनलाइन जाके बिना किसी की मदद के शेयर मार्केट में पैसा लगा पाए। तो इन सबको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक पानी पूरी का कॉर्नर है दिल्ली के लक्ष्मी नगर के अंदर, और आपके पास पानी पूरी बनाने का एक ऐसा फॉर्मूला है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अब आप जैसे ही अपना पानी पूरी का कॉर्नर लगाते हो, 1 घंटे के अंदर आपकी सारी पानी पूरी बिक जाती है और आप अपना प्रॉफिट कमा के घर निकल लेते हो। एक दिन आपने सोचा कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है, अगर मैं इसको ज्यादा से ज्यादा बनाना शुरू कर दूं और ज्यादा लोगों को बैठने का इंतजाम कर दूं एक दुकान खोल के, तो पैसा तो और भी कमाया जा सकता है इससे। लेकिन ये सारा सामान और शॉप के लिए भी पैसे का इंतजाम करना होगा। अब अगर पैसा है तो लगा सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो दोस्त और रिश्तेदार से उधार लेना होगा। तो आपने क्या किया कि उधार पैसा लेके लगा दिया, और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो आपने पैसे वापस कर दिए। लेकिन इसके बाद भी लोग रुक नहीं रहे हैं, वो और ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को। अब आप सोच रहे हो कि अगर लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना इसको पूरे दिल्ली में बेचना शुरू कर दिया जाए, प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब आपको पैसा ज्यादा चाहिए होगा, पूरे दिल्ली में दुकान लेनी होगी, एम्प्लॉयज रखने होंगे, और इतना पैसा अब आपके दोस्त भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आप बैंक जाएं लोन के लिए। पहली चीज तो बैंक से लोन मिले ना मिले, और दूसरी चीज अगर बैंक से लोन मिल भी गया तो 12 से 13% का इंटरेस्ट देना होगा, और नेक्स्ट मंथ से ही ईएमआई शुरू हो जाएगी। और बिजनेस को बनाने में टाइम लगता है। जब तक आप पूरे दिल्ली का प्लान इंप्लीमेंट करने का सोच रहे होंगे, बैंक की ईएमआई आपके सर पे होगी, और पता चले बिजनेस को बड़ा करने की बजाय जो पहले मुनाफा हो रहा था उसी में से कुछ कम हो जाए। अब ऐसे केस में मार्केट के अंदर एक ऑप्शन और होता है एंजल इन्वेस्टर का। ये जो एंजल इन्वेस्टर है, ये आपको पैसा उधार की तरह नहीं देंगे, बल्कि ये पैसा आपको लौटाना भी नहीं है। लेकिन ये जो पैसा आपको देंगे उसके बदले में आपके बिजनेस के शेयर्स लेंगे, मतलब कि आपके बिजनेस में हिस्सेदारी। मान लीजिए आपकी डील हुई है, 10% हिस्सेदारी के बदले आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो जो भी आप कमाओगे उसका 10% आपको एंजल इन्वेस्टर को देना होगा। एंजल इन्वेस्टर को आपके साथ मिलकर कोई काम नहीं करना है, बस वो पैसा लगाएगा और आपके प्रॉफिट में से 10% ले लेगा घर बैठे बैठे। अब आपने पूरी दिल्ली में अपना नाम बना लिया है, लोग आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके बाद आपने सोचा कि इसको 2-3 स्टेट में और बढ़ाना चाहिए। अब इस केस में पैसा ज्यादा चाहिए होगा, और इतना पैसा एंजल इन्वेस्टर के बस के बाहर की बात होगी। अब इस केस में आपकी मदद कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट ये एक तरह की कंपनीज होती हैं जिनका काम यही होता है कि मार्केट के अंदर स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को फाइंड करें और उनको फंड करके उनके शेयर्स ले लें। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। अब आप कहोगे हमारा भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे पास भी बहुत अच्छा आइडिया है, ये एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट ये कहाँ पे मिलते हैं। देखिए, आपको एक सर्च मारनी है और एक अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना होगा आपको। ये आपकी बढ़िया सी फाइल बनाएंगे और आपकी बात आगे बढ़ा देंगे। अगर आपके बिजनेस में दम होगा तो आपको फंड मिल जाएगा। और ये जो एंजल इन्वेस्टर हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ऐसे ही हवा में पैसे नहीं दे देते हैं। आपके रेवेन्यू की सारी डिटेल्स चेक होती हैं, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी होती है। अब मान लो आपने 10% शेयर देके एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाया, 10% शेयर देके वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाया। अब इसके बाद भी आपका प्रोडक्ट रुक नहीं रहा है, लोग और डिमांड कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि इस चीज को मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊंगा, ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस खोलूंगा, और इसके लिए जो पैसे चाहिए होंगे वो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के बस के भी बाहर की बात होगी। अब इस केस में आपको पब्लिक के पास जाना होगा अपने शेयर्स देके पैसा उठाने के लिए। जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक के पास जाती है पैसा उठाने के लिए, उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जिस भी कंपनी के नाम पे पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी लोगों के पास जाके अपने शेयर्स देके पैसा उठा चुकी है, और मार्केट में जाके आप उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। देखिए, जो पानी पूरी का बिजनेस था ये आपने अकेले स्टार्ट किया था, लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम था तो सारे लोग कमा रहे हैं। आपने हिस्सेदारी दी सबको, सबको अपने साथ जोड़ा, और सारे लोग कमा रहे हैं इस समय। तो इसलिए बिजनेस के अंदर पैसे से ज्यादा आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। और ये जो आप कंपनी का आईपीओ लाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाउड स्पीकर लगा के लोगों के पास जाओगे, अनाउंसमेंट करोगे। इसका एक प्रोसेस होता है आईपीओ लाने का। सबसे पहले आपको एक अंडरराइटर या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करना होगा। वो आपकी कंपनी की प्रोफाइल रिव्यू करेगा कि कितना फंड चाहिए, उसके बदले में कितने शेयर दोगे आप, एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करेगा। जैसे कि एक एलिजिबिलिटी होती है कि डेली का जो टर्नओवर होता है वो 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। ऐसे भी कई सारी चीजें हैं, वो चेक करते हैं वो लोग। ये सब चेक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और आपकी जो फाइल है वो अप्रूव होगी सेबी से। बिना सेबी से अप्रूव हुए आपका आईपीओ नहीं आ सकता। उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालनी होगी। जो भी शेयर्स आपने सोचे हैं कि आप आईपीओ में लेके जाओगे, उसकी प्राइसिंग वगैरह करनी होगी, उसका प्राइस डिसाइड करना होगा। जैसे कि पेटीएम ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया था, उसने एक शेयर की वैल्यू 2150 रुपए रखी थी,
और ऐसे करके उन्होंने 18,300 करोड़ का फंड रेज किया था। अगर आप आईपीओ लॉन्च कर रहे हो तो पूरी तरीके से आपकी मर्जी है कि आप अपने शेयर का दाम कितना रख सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर लोग लेंगे नहीं, 90% लोगों ने अगर आपके शेयर्स नहीं लिए आईपीओ के टाइम पे, तो आपका आईपीओ आगे नहीं बढ़ेगा। आईपीओ लॉन्च करने में 6 से 7 करोड़ रुपए लग जाते हैं, मार्केटिंग और बाकी फी में, वो सब आपके खराब हो जाएंगे और इससे कंपनी का नाम भी खराब होता है। इसलिए शेयर का रेट आपको ऐसा रखना होता है कि लोग आपके शेयर सब्सक्राइब करें। यही रीजन है कंपनीज आईपीओ ऐसे टाइम पे लाती हैं जब मार्केट ऊपर हो, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा हो। कोविड के टाइम पे आप देखोगे आईपीओ नहीं आ रहे थे, बल्कि जो आने वाले थे वो भी होल्ड पे हो गए थे। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी ने आईपीओ के अंदर 1 लाख शेयर लॉन्च किए और लेने वाले 5 लाख लोग आ गए, तो ऐसे केस में लॉटरी सिस्टम की तरह मिलते हैं आईपीओ के शेयर्स पब्लिक को। अभी आईपीओ से पैसा उठा के कंपनी अपने काम में लग जाती है, वो अपना प्रॉफिट बनाने में लग जाती है। इसके बाद शेयर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए या उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर ऊपर नीचे जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अब अगर उसको दोबारा शेयर मार्केट में आना है तो उसको आईपीओ के थ्रू ही आना होगा। जब दोबारा आईपीओ लेके कंपनी आती है तो उसको एफपीओ कहते हैं। अब आप कहोगे कि हमने तो मूवी और न्यूज में देखा है कि शेयर ऊपर नीचे होते हैं तो कंपनी का जो ओनर है वो घबराते हैं। तो देखिए, कंपनी को फर्क पड़ता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पड़ता है, इनडायरेक्टली पड़ता है। ये जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, इनके प्राइस एक तरह के ओवरऑल कंपनी की रेपुटेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर। जब वो पैसा उठाएंगे किसी काम के लिए मार्केट के अंदर से, जो उनका करंट रेट चल रहा होगा, वो एक तरह का बेस होता है किसी भी कंपनी का। दूसरी चीज, अगर कंपनी बैंक से लोन उठाती है तो वो अपने शेयर्स एज अ सिक्योरिटी देती है। मान लीजिए 1000 रुपए के शेयर्स अगर जमा किए बैंक में, तो उसके हिसाब से 600 से 650 रुपए बैंक लोन दे देगा। अब अगर किसी वजह से मार्केट के अंदर शेयर्स के प्राइस गिर जाते हैं तो बैंक जो है वो कंपनी का गला पकड़ेगा कि हमें और शेयर्स दीजिए, क्योंकि आपके शेयर्स के प्राइस गिर गए हैं। इसलिए कंपनी के ओनर्स घबराते हैं कि शेयर्स के प्राइस नीचे न जाएं। और एक चीज और होती है, अगर दोबारा कंपनी आ रही है आईपीओ लेके, जिसको एफपीओ बोलते हैं, तो उस टाइम पे अपने हिसाब से वो शेयर्स के रेट नहीं सेट कर पाएगी। जो उस पर्टिकुलर टाइम पे रेट चल रहा होगा वही बेस होगा एफपीओ का। देखिए, कंपनी आईपीओ लाके पैसे उठाती है पब्लिक से और अपने काम में लग जाती है। पब्लिक जिसने कंपनी के आईपीओ के शेयर्स खरीदे हैं वो इंतजार करती है कि कंपनी प्रॉफिट कमाए और उसको फायदा मिले। लेकिन एक तरीका और है, अगर आप आईपीओ के टाइम पे शेयर्स नहीं खरीद पाए हो तो जिन लोगों ने आईपीओ के टाइम पे शेयर्स खरीदे हैं उनसे मोल भाव करके आप शेयर्स ले सकते हैं। और जिस जगह पे सारी चीजों का मोल भाव होता है उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में प्रेमचंद नाम के एक आदमी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट किया था, जहां पे एक एरिया डिसाइड होता था, लोग इकट्ठा हो जाते थे और मोल भाव करते थे और इन कंपनी के शेयर्स आपस में पेपर के जरिए एक दूसरे से खरीदते थे और ये काफी तेजी से फेमस होने लगा था। तो गवर्नमेंट भी इसकी सक्सेस को देख के 1992 में कंप्यूटराइज सिस्टम लेके आई इस पूरे प्रोसेस का, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और आगे चल के बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपना जो सिस्टम है वो पूरा कंप्यूटराइज कर दिया था। और आजकल तो ऐसा है कि आप मोबाइल में एक क्लिक करेंगे तो आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। अभी कई सारे एक्सचेंज हैं, जैसे कि जयपुर एक्सचेंज, कोलकाता एक्सचेंज, बट एनएसई और बीएसई ये बहुत ज्यादा फेमस है, दोनों ही मुंबई के अंदर है। तो देखिए, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, आप सुनते होंगे कि आज सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर चला गया, निफ्टी 50 पॉइंट नीचे चला गया। तो इन सबका मतलब क्या होता है और इनके ऊपर और नीचे जाने से इतना हल्ला क्यों होता है? देखिए, आपने टीवी के टीआरपी के बारे में जरूर सुना होगा। इसमें एक एरिया के कुछ टीवी में डिवाइस लगा के चेक किया जाता है कि लोग क्या देख रहे हैं। पूरे इंडिया के टीवी में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि पूरे इंडिया के टीवी में डिवाइस लगा के पता किया जाए कि लोग क्या देख रहे हैं। इसलिए कुछ सैंपल लिए जाते हैं और उस सैंपल के बेसिस पे अनुमान लगाया जाता है कि पूरे इंडिया में लोग क्या देख रहे होंगे। तो इस तरीके से टीआरपी डिसाइड होता है। अब क्योंकि सारी कंपनीज को ट्रैक करना आसान नहीं है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, ये टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करके पूरे मार्केट का हाल प्रेडिक्ट करता है, जिसको नाम दिया गया है सेंसेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 कंपनीज का सैंपल लेता है और मार्केट प्रेडिक्ट करता है, जिसको निफ्टी कहते हैं। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि ये जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, इसकी जो टॉप कंपनीज है, ये जिस तरफ जा रही होती है मार्केट उस तरफ ही जा रहा होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिधर ये जा रहे हैं मार्केट उधर ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा हो, आपके पास जो स्टॉक हो वो नीचे जा रहा हो, तो ये भी हो सकता है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये जो सेंसेक्स है और ये निफ्टी है, इसमें कौन सी कंपनी सेलेक्ट होती हैं? देखिए, सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनियां सेलेक्ट होती हैं और निफ्टी में 50 बड़ी कंपनियां सेलेक्ट होती हैं। अब ये बड़ी कंपनी कौन सी होती है, डेफिनेशन क्या है बड़ी कंपनी की, ये डिसाइड कैसे होता है? देखिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर एक पर्टिकुलर कंपनी के जो होते हैं और जितने रुपए के होते हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी अमाउंट आएगा, तो जिस कंपनी का सबसे ज्यादा अमाउंट आएगा वो कंपनी सबसे बड़ी होगी। इस तरीके से टॉप 30 और टॉप 50 की लॉट बनती है। और ये जो सेंसेक्स और निफ्टी में जो टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज होती है, चेंज भी होती रहती है। अगर किसी कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है तो वो टॉप 30 या फिर टॉप 50 से हट भी जाती है। अब बात यह है कि किसी भी शेयर का नाम ऊपर और नीचे क्यों होता है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर मेनली 3 एंटिटी होती है जिनकी वजह से कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इनका दाम ऊपर और नीचे जाता है। पहला होता है रिटेल इन्वेस्टर्स, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और तीसरा होता है एडवाइजर रेटिंग एजेंसीज। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर आपके और हमारे जैसे लोगों को कहा जाता है जो मार्केट का माहौल देख के शेयर्स खरीदते और बेचते हैं,
दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बल्क में शेयर्स उठाते हैं किसी कंपनी या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के, जैसे कि इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड। और तीसरी होती है एडवाइजर रेटिंग एजेंसी, ये प्रिडिक्ट करती है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, या फिर कौन सा सेक्टर बूम करेगा, कौन सा सेक्टर नीचे जाएगा। ये तीन एंटिटी मिलके पूरे मार्केट का मूड किस तरफ जाएगा ये डिसाइड करती हैं। तो बेसिकली आपको सही से रिसर्च करनी है और रिलायबल सोर्सेज पे ही ट्रस्ट करना है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लेके उतर रहे हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, अगर रातों रात आप मुंगेरी लाल के सपने देख के शेयर मार्केट में उतरोगे तो आपका नुकसान होना तय है। और ये जो मार्केट में टिप मिलती हैं, ये जो फेक एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। सिर्फ रिलायबल एडवाइजर एजेंसी हो गई, रिलायबल सोर्सेज हो गए, इन्हीं का ही ट्रस्ट करना है। बाकी जो लोकल टिप्स मिलती रहती हैं इनके भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने 4000 लोगों को रीच कर लिया, उनकी एक लिस्ट बना ली, 2000 के 2 ग्रुप बनाती है, इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा, दूसरे ग्रुप को बोला कि मार्केट नीचे जाएगा। अब इन दोनों में से एक चीज तो होगी, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। अब इसके बाद मान लो मार्केट ऊपर चला गया, तो जिस ग्रुप की प्रिडिक्शन गलत हो गई है उस ग्रुप को तो मैं छोड़ दूंगा, और जो दूसरा ग्रुप है जिसकी प्रिडिक्शन सही गई है उसको पकड़ लूंगा, और उस ग्रुप में अब हजार के 2 ग्रुप बना दूंगा। और उसके बाद फिर से वही करूंगा, जिस ग्रुप की प्रिडिक्शन सही होगी उस ग्रुप को पकड़ूंगा और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ऐसे कर करके मान लो करीब 250 लोग ऐसे होंगे जिनकी 4 बार प्रिडिक्शन सही होगी। उनको लगेगा कि मैं शेयर मार्केट का गुरु हूँ। उनके बाद मैं उन 250 लोगों से बोलूंगा कि 50 हजार रुपए जमा करो और आप लोग अमीर हो जाओगे, मुझे मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। ऐसे कई लोग होते हैं जो पैसा लेके भाग भी जाते हैं, तो इन सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। और अगर आपको पैसा लगाना ही है तो या तो खुद से रिसर्च करिए या कोई रिलायबल कंपनी पकड़िए। अगर आप बिना किसी की मदद से शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो घर बैठे सारे काम हो जाते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है डीमेट अकाउंट और तीसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो तीनों चीजें, इनको एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं। मान लीजिए आप एक दुकान में जाते हो, अपना वॉलेट निकाल के उसमें से पैसा निकालते हो और एक शर्ट खरीदते हो, और उस शर्ट को उठा के एक बैग में रख लेते हो। तो जो आपका वॉलेट हुआ वो हो गया आपका सेविंग अकाउंट। शर्ट आपने जिस बैग में डाली है वो आपका हो गया डीमेट अकाउंट, और आप खुद एज अ ट्रेडिंग अकाउंट एक्ट कर रहे होगे। सेविंग अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स खरीदते हो और वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में सेव हो जाते हैं। जिस तरीके से आपके सेविंग अकाउंट में दिखता है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, ठीक उसी तरीके से आपके डीमेट अकाउंट में भी दिखता है कि किस कंपनी के कितने शेयर्स हैं आपके पास। आपको सिर्फ गूगल पे जाके टाइप करना है कि डीमेट ऐप या फिर ट्रेडिंग ऐप, कई सारी ऐप आ जाएंगी, उन ऐप को आप इंस्टॉल कर लो, केवाईसी पूरा कर लो, आपके मोबाइल से डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट सारा कुछ खुल जाएगा, और सेविंग अकाउंट जो आपका होगा वो भी कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो उस पर्टिकुलर ऐप ने कस्टमर केयर का नंबर दिया होता है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया होता है। आपको आईपीओ लेना है, शेयर खरीदने हैं, बेचने हैं, सारा कुछ उस ऐप से घर बैठे हो जाएगा।